आज हम अर्थशास्त्र के कक्षा 12 के दूसरे अध्याय में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर आता है। तो इसमें हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा है। सीमांत उपयोगिता किसी उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग के लिए जो वो संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त करता है, उसमें जो अंतर आता है या जो परिवर्तन आता है, वह उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और इन दोनों के लिए हमने पहले दो ग्राफ से भी समझा है कि सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। किसी भी वस्तु की पहली इकाई का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी किसी भी उपभोक्ता को, लेकिन जैसे जैसे एक एक इकाई को बढ़ाता जाएगा कोई भी उपभोक्ता, तो उसकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो ये उपयोगिता कम होती जाती है, उसी पर इस नियम को बनाया गया है, जो जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास यानी कम होना। जो उपयोगिता है किसी भी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के बाद जो उपयोगिता बराबर या निरंतर कम होती जाती है, यानी ह्रास होती जाती है, तो इसको एक नियम के रूप में बना दिया गया है। तो ये नियम सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया था। इसीलिए इसको जेवंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और तो अगर कहीं पे सब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गोसेन ने किया था, लेकिन इसकी व्याख्या मार्शल ने की थी। तो दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गोसेन ने। और इस नियम की विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मार्शल ने की थी। अब ये नियम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है, मतलब ये सभी जगह काम आने वाला नियम है। अर्थशास्त्र के सभी नियमों में इसका उपयोग किया जाता है। यह नियम उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर गिरती जाती है। हमने पहले सारणी में भी बताया है कि जैसे पहली इकाई पर किसी भी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करने पर सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, और फिर दूसरी इकाई का उपभोग जैसे ही करेंगे कुछ संतुष्टि या उपयोगिता कम हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर है कि ये नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर यानी निरंतर घटती जाती है। और मार्शल के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से क्या होगी? कम होती जाती है। जो पहली बार जो स्टॉक में कोई भी चीज आती है या वृद्धि होती है, पहली बार किसी भी चीज का हम जो उपभोग करते हैं, उसमें जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वह धीरे धीरे बाद वाली इकाइयों के उपभोग में कम होती जाती है। तो ये चीज मार्शल ने यहाँ पर बताई है। उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो अतिरिक्त इकाइयां उसके लिए कम उपयोगी होने लगती है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करता है, लेकिन जो अतिरिक्त उसके बाद जो इकाइयों का उपभोग वो करता है, वो उसके लिए कम उपयोगी होने लगती है। अगर यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है, तो एक स्थिति वह भी आती है जब उपभोक्ता को उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने में कुछ भी संतोष नहीं पाता है। जैसा हमने देखा था कि एक समय में जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो जाती है, और उसके बाद अगर वो वापस उपभोग करता है उसका,
तो इसमें ये उसी नियम को वापस लिया गया है कि अगर उपभोक्ता इस स्थिति के बाद भी इस वस्तु का उपभोग जारी रखता है तो इस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो जाती है। तो ये पूर्ण सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम केवल जो हमने सीमांत उपयोगिता को समझा था उसी के आधार पे बना हुआ है। अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए, तो इसमें हमें ये पूरा लिखना है। अब इसके बाद आता है कि इस नियम की मान्यताएं क्या है, मतलब इस नियम का उपयोग होने के लिए ये जो भी मान्यताएं बता रखी है ये आवश्यक है। तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहले भी मान्यताओं में आया है, विवेकशील माना जाता है, और इसी के साथ उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है, यानी वो अपनी आय को खर्च करने के लिए सक्षम होता है। दूसरा है उपयोगिता मापनीय है और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तीसरी मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। चौथा है उपभोग की गई वस्तु की इकाइयां उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। पांचवा है उपभोग की प्रक्रिया सतत यानी निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इकाई का उपभोग कर दिया उसके बहुत समय बाद दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे, तो जो जैसे पहली इकाई का उपभोग करते समय अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो तुरंत उसी समय दूसरी इकाई का उपभोग भी करना, तभी जो दूसरी इकाई के लिए संतुष्टि कम प्राप्त होगी। यदि समय उनके उपभोग के समय में अंतर आ जाता है तो कुछ समय बाद यदि उसी चीज का उपभोग करोगे तो संतुष्टि अधिकतम ही प्राप्त होगी। इसीलिए उपभोग की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सतत यानी निरंतर होनी चाहिए। फिर है छठा, उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि तथा फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे आय है तो आय उनकी उस मतलब एक जैसी होनी चाहिए, यूं नहीं कि आय बढ़ गई तो अगर आय बढ़ जाएगी तो फिर उसकी हो सकता है वो जो महंगी चीजें खरीदना शुरू कर दे, यानी उसकी रुचि फैशन में चेंज हो सकती है, और अगर आय कम हो जाती है तो वो सस्ती चीजें खरीदेगा। तो एक समय के लिए जिस समय में हम इस नियम को लागू कर रहे हैं उस समय में उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद है नियम के लागू होने के क्या कारण है। लागू होने का एक साधारण कारण हम मान सकते हैं कि कोई भी चीज जो हम मार्केट से खरीदते हैं अगर उसी के जैसी कोई दूसरी चीज आ गई तो हम उसको पसंद कर लेंगे, तो पहली वाली वस्तु का उपयोगिता है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर लागू हो रही है, और ये अर्थशास्त्री प्रोफेसर गोल्डिंग ने बताया कि उनके अनुसार ये नियम दो कारणों से लागू होता है। पहला है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थापन है, यानी वे वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु मार्केट में उपलब्ध हो जाती है जिसे उपभोक्ता खरीद लेता है। इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। हमारी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनसे हम संतुष्ट हो जाते हैं, और हम किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाएं एक स्तर के बाद उसका उपभोग और बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे एक बिंदु के बाद मान लो जैसे एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। जैसे यदि हमने किसी चीज का जैसे खाने में किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं उसमें नमक यदि कम है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक स्थिति के बाद यदि जितना वो आवश्यक है उसके बाद यदि हमने उसकी मात्रा को बढ़ा दी तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ बता रखी कि जैसे एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। अब इस नियम को पहले हमने बता दिया है कि इस नियम की व्याख्या हेतु तालिका 2.1 जो पहले अपन पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। अब आ रहा है कि नियम का महत्व क्या है।
तो सबसे पहले तो कि अर्थशास्त्र में इस नियम को सभी नियमों के बीच में लागू किया गया है। तो सबसे पहले उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की व्युत्पत्ति होती है। सभी जितने भी अर्थशास्त्र के नियम है उसमें उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। कैसे कि हम जानते हैं कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीब के लिए ये अधिक होती है। अतः अमीरों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण बढ़ता है। तो ये उपयोगी है किसमें कि सार्वजनिक वित्त में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, इस नियम की सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या भी की गई है। जो अब ये हीरा पानी विरोधाभास क्या है कि अगर हम समझे कि हीरे का उपयोग से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और पानी के एक से अधिक इकाइयों के उपयोग से किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उन दोनों में कुछ विरोध प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आगे हीरा पानी विरोधाभास नियम से जानी जाएगी। और ये हीरा पानी विरोधाभास नियम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इस हीरा पानी विरोधाभास नियम में क्या है, इसके अनुसार पानी क्या है हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब दोनों में क्या है समानता है कि पानी जो है आवश्यक है वो काफी सस्ता होता है, जबकि हीरा जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है और वो काफी महंगा होता है। तो अब ये नियम है कि इस विरोधाभास को समझने के लिए जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी कुल उपयोगिता हीरा से प्राप्त कुल उपयोगिता से ज्यादा होती है, जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि पानी का हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे पहली बार हमें पानी को पीने की बहुत आवश्यकता है, तो जब पहली इकाई का उपयोग करेंगे तो उससे हमें बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे पानी का उपयोग करते जाएंगे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, लेकिन वो कैसी होगी, बहुत ही कम होती है। तो पानी की अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत कम कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, और पानी की सब इकाइयां एक जैसी होती है। तो पानी की जो आगे की जो एक बढ़ती हुई इकाइयां जैसे दूसरी या अन्य इकाइयों के लिए भी हम कम कीमत चुकाते हैं, जबकि हीरा क्या है, हीरा कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हीरे की जो आगे से आगे इकाइयां यदि हम खरीदते हैं तो जो उसकी अंतिम इकाई से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो भी कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, और हम हीरे की अंतिम इकाई के लिए अधिक कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं, जबकि उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम है। तो ये हीरा पानी विरोधाभास का एक नियम है। अब इसी जो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है उसी नियम से आगे बनाया गया है सम सीमांत उपयोगिता नियम, और उसका उपभोक्ता के साथ क्या संतुलन है, इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।